मोकरा औषधि देने के बाद अधीश को कम से कम 3 दिनों तक सोने की आवश्यकता थी और उसकी दिमागी शक्ति भी बेतहाशा बढ़ जाती। हर बार जब वो मोकरा औषधि लेता तो अधीश की दिमागी शक्ति अपनी मूल स्थिति से लगभग दोगुनी हो जाती। पिछले दिनों उसने कई बार इस औषधि का सेवन किया था और अब अधीश की दिमागी शक्ति पहले से ही चौथे स्तर के मांत्रिक के स्तर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन एक बार भी उसने ये नहीं सोचा था कि इसका कोई दुष्प्रभाव भी हो सकता है। दूसरी ओर मांत्रिक बम्मन को भी पूरा मौका मिल रहा था अपना अभ्यास जारी रखने का। क्या थी बम्मन की योजना? कहीं वो अधीश को धोखा देने की तो नहीं सोच रहा था, लेकिन क्या वो वास्तव में ऐसा कर सकता है? मोकरा औषधि के प्रभाव वास्तव में अधीश की अपेक्षाओं को पार कर गए। इतनी बड़ी मात्रा में मानसिक शक्ति से जुड़ जाने पर भी मोकरा औषधि का प्रभाव रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। यदि वो इसे लेना जारी रखता है तो अधीश को विश्वास था कि उसकी दिमागी शक्ति 5वें स्तर के मांत्रिक से भी आगे निकल जाएगी। इस अवधि के दौरान अधीश को पता था कि सर्पदेव और उसके साथी कई बार उसकी तलाश करने के लिए वापस आए थे। हर बार जब वे आते थे चिंतित दिखते थे, लेकिन उन्हें हर बार मांत्रिक बम्मन द्वारा रोक दिया जाता था। ऐसा लगता था कि वे किसी बात को लेकर बहुत चिंतित थे, लेकिन उनसे मिलने की बजाय अधीश ने 3रे स्तर के मंत्रों को स्थिर करने का फैसला किया। अब उसकी मानसिक क्षमता इतनी बढ़ चुकी थी कि वो आसानी से 3री श्रेणी के किसी भी मंत्र को स्थिर कर सकता था। उसने प्रकाश मंत्र अंधक भंवर को चुना। यह भी एक भ्रम जाल में फंसाने वाला प्रकाश मंत्र था। यदि अधीश इस मंत्र को स्थिर करने में सफल हो जाता है तो वो 6ठी श्रेणी के मांत्रिक को भी अस्थायी भ्रम जाल में फंसाने में सक्षम होगा। अधीश ने एक बार फिर अपने आप को इंद्रनगर के विशाल महल के तहखाने में बंद कर लिया। अब वहां किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी, बम्मन को भी नहीं। इन दिनों बम्मन वैसे भी अपने छात्रों के साथ ही व्यस्त रहता था। धीरे धीरे उसे उन नन्हे बालकों को सिखाना अच्छा लगने लगा था। इस काम में आचार्य कश्यप भी उसका साथ देते थे। सिंद्रा आजकल संकेत विद्या में रुचि ले रही थी। ये जानकर अधीश ने खुद उसके लिए बहुत से अच्छे ग्रंथ उपलब्ध करा दिए थे। वहीं ललिता और विशाखा अब भी सर्पदेव के साथ रहकर मंत्र अभ्यास कर रही थीं। लगभग 1 महीना और बीत गया और एक शाम अधीश ने वो प्राप्त कर लिया था जिसका सपना दुनिया भर के हजारों मांत्रिक देखा करते थे। अब वो 3री श्रेणी का मांत्रिक बनने की राह पर चल पड़ा था और पहला मंत्र सफलतापूर्वक अपनी चेतना में स्थिर कर लिया था। वो रात कुछ जल्दी बीत गई। पहली किरण के साथ ही अधीश जाग गया और अपने आप को व्यवस्थित कर बाहर निकला। अब सर्पदेव से मिलकर ये जानने का समय आ गया है कि 8वें राजकुमार ने क्या संदेश भेजा है। अधीश ने सोचा और बम्मन को बुलाया। बम्मन तुरंत ही उसके सामने उपस्थित हो गया। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाशय? अधीश बोला। जाओ और सर्पदेव को बताओ कि मैं अभी उससे मिलूंगा। मांत्रिक बम्मन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी निगाहें थोड़ी देर के लिए अधीश पर टिकी रहीं। उसकी आंखें छलक पड़ी। एक महान मांत्रिक की दिमागी शक्ति और अपनी अनूठी दृष्टि के साथ वो अधीश में हुए परिवर्तन को कैसे महसूस नहीं करता। थोड़े ही समय में अधीश ने 3रे स्तर के मंत्र को स्थिर किया है। ये जानकर अधीश के बारे में सब कुछ जानने वाला मांत्रिक बम्मन भी हैरान रह गया। भले ही मांत्रिक बम्मन कितना भी हैरान था, उसने और पूछताछ नहीं की और जल्दी ही उसने अधीश के निर्देशों का पालन किया और सर्पदेव को सूचित करने चला गया। सर्पदेव की झोपड़ी में मांत्रिक हसवा और सैकरा अब भी इंतजार कर रहे थे। हसवा ने कहा, सर्पदेव, 1 महीना हो गया है और अधीश अभी तक नहीं आया है। हम ऐसे ही वापस नहीं जा सकते और महामहिम 8वें राजकुमार को क्या जवाब देंगे? मांत्रिक हसवा की आवाज में गुस्से का भाव था। मांत्रिक हसवा 8वें राजकुमार का खास होने के कारण सब हसवा की इज्जत करते थे, लेकिन यहां पिछले कई दिनों से वो अधीश के जवाब के इंतजार में बैठा हुआ था। ये उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके अलावा यहां वो कष्टप्रद मांत्रिक बम्मन भी था जो कहीं से भी प्रकट होना और गायब होना पसंद करता था। यहां तक कि अगर वे तीनों उसे किसी तरह से मजबूर करना चाहते हैं तो उन्हें सावधानी से परिणामों पर भी विचार करना पड़ेगा। सर्पदेव भी बहुत परेशान और निराश हो चुका था। उसके पास मांत्रिक हसवा की बात का कोई जवाब नहीं था। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक दरवाजे के बाहर से एक धीमी आवाज आई। सर्पदेव, मांत्रिक अधीश आपसे मिलना चाहते हैं। सर्पदेव और अन्य तुरंत खड़े हुए और दरवाजा खोल दिया।
ये मांत्रिक बम्मन था जो दरवाजे के बाहर खड़ा था। मांत्रिक अधीश हमसे मिलना चाहते हैं। बम्मन ने भावहीन चेहरे के साथ सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, मेरे साथ आओ। इतना कहकर मांत्रिक बम्मन अचानक घूमा और चल पड़ा। सर्पदेव और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया, फिर तेजी से मांत्रिक बम्मन के पीछे चलने लगे। अधीश कुछ ही देर पहले प्रकाश नगर पहुंचा था और अब बाहर की ओर बने अतिथि कक्ष में बैठा उनका इंतजार कर रहा था। सर्पदेव, मांत्रिक हसवा और मांत्रिक सैकरा कुछ ही देर में वहां आ गए और अपना परिचय देने के बाद अब अधीश के सामने बैठे हुए थे। इसके अलावा दोनों पक्षों ने और कोई बात नहीं की और माहौल तनावपूर्ण लग रहा था। एक लंबी चुप्पी के बाद सर्पदेव ने कहा, मांत्रिक अधीश, आपको पता है हम कब से आपके साथ बातचीत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं? उसकी आवाज में नाराजगी थी। अधीश बोला, मुझे सचमुच अफसोस है, मैं एक औषधि तैयार कर रहा था। ये बहुत जरूरी था, इसलिए कुछ दिन समय लग गया। आप बताइए, ये दोनों मांत्रिक 8वें राजकुमार का संदेश लेकर यहाँ आए हैं ना? मेरे लिए कोई खबर है? अधीश ने बड़ी कुशलता से पूरी बात को टाल दिया था। भले ही सर्पदेव को उससे कुछ शिकायत थी, लेकिन वो अभी कुछ कह नहीं सकता था। 8वें राजकुमार को अभी भी अधीश के सहयोग की आवश्यकता थी। सर्पदेव ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, मांत्रिक अधीश, 8वां राजकुमार खुद यहाँ आना चाहते थे, लेकिन इस बीच राजनगर में कुछ मुश्किल हालात पैदा हो गए और वे नहीं आ सके। इसलिए उन्होंने संदेश भेजा है कि हो सके तो मांत्रिक अधीश राजनगर चले आएं। वे आपके साथ कुछ मामलों पर चर्चा करना चाहते हैं। अधीश ने कुछ देर सोचकर उत्तर दिया, राजनगर? क्या आपको पता है कि 8वें राजकुमार मेरे साथ किस बारे में बातचीत करना चाहते हैं? सर्पदेव ने नकार में अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, 8वें राजकुमार ने केवल मांत्रिक अधीश को राजनगर आमंत्रित करने के लिए हमें आदेश दिया था। इसके अलावा हमें इसके विशिष्ट कारण की जानकारी नहीं है। हालांकि सर्पदेव ने कारण बताने से इनकार कर दिया, लेकिन अधीश ने अनुमान लगा लिया था कि ये चर्चा गुरु सूर्यभान से ही संबंधित होनी चाहिए। अधीश ने विचार करना शुरू कर दिया, जबकि सर्पदेव और अन्य लोग उत्सुकता से उसे घूर रहे थे। मांत्रिक हसवा और मांत्रिक सैकरा दोनों अभिमानी मांत्रिक थे, इसलिए इससे पहले उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उन्हें अधीश को समझाने में कोई कठिनाई होगी। उनके 8वें राजकुमार की प्रतिष्ठा और उन तीनों के व्यक्तिगत रूप से आकर अधीश को आमंत्रित करने के कारण उन्हें लगता था कि वो कभी इस निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करेगा। लेकिन मांत्रिक बम्मन की पिछली चेतावनी और ये तथ्य कि सर्पदेव ने उन्हें बताया था कि अधीश कोई साधारण मांत्रिक नहीं था, मांत्रिक हसवा और मांत्रिक सैकरा दोनों ही कुछ परेशान से थे। अगर अधीश ने वास्तव में उनके साथ राजनगर जाने से इनकार कर दिया तो उन्हें भी नहीं पता कि आगे क्या करना चाहिए। हालांकि एक चीज जो वे निश्चित रूप से नहीं कर सकते थे, वो थी खाली हाथ 8वें राजकुमार के पास वापस जाना। इस विचार पर मांत्रिक हसवा ने एक कदम आगे बढ़ाया और ईमानदारी से कहा, मांत्रिक अधीश, महामहिम 8वें राजकुमार आपको बहुत महत्व देते हैं। इससे पहले उन्होंने विशेष रूप से आपके परिवार की सुरक्षा के लिए सर्पदेव और अन्य लोगों को यहाँ भेजा था। अब उन्होंने हमें फिर से व्यक्तिगत रूप से आपको आमंत्रित करने के लिए भेजा है। एक बार जब आप राजनगर में पहुंचेंगे तो महामहिम राजकुमार व्यक्तिगत रूप से मांत्रिक अधीश का भव्य स्वागत करेंगे। अचानक अधीश ने ऊपर देखा और मांत्रिक हसवा से पूछा, मैंने सुना है कि लालगढ़ के शाही परिवार के पास एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है, यहाँ कुछ दुर्लभ ग्रंथ भी हैं, क्या ये सच है? सर्पदेव और अन्य लोग थोड़ा स्तब्ध थे। न जाने क्यों अधीश ये सवाल पूछ रहा था। फिर भी मांत्रिक हसवा ने जवाब दिया, ये सही है, शाही परिवार के पास बहुत से दुर्लभ ग्रंथ हैं। उनका पुस्तकालय दुनिया के सबसे बड़े मंत्र पुस्तकालयों में से एक है। कई अलग अलग प्रकार के मंत्रों से संबंधित विशिष्ट पुस्तकें वहां हैं। इसकी तुलना किसी मांत्रिक संस्था से नहीं की जा सकती है। अधीश ने पूछना जारी रखा, फिर क्या 8वें राजकुमार को उस पुस्तकालय में प्रवेश करने का अधिकार है? अधीश ने यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि 8वें राजकुमार का लालगढ़ राज्य पर कोई पैतृक अधिकार नहीं था और कई राज्य अपने शाही परिवार के वंशजों के अलावा किसी को भी शाही संपत्ति का हक नहीं देते थे और 8वां राजकुमार अभी नियम पूर्वक लालगढ़ का युवराज तक घोषित नहीं हुआ था। यह सवाल सुनकर मांत्रिक हसवा सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर बाद बोला, महामहिम 8वें राजकुमार को निश्चित रूप से मंत्र पुस्तकालय में प्रवेश करने का अधिकार है। यह संभव है कि मांत्रिक अधीश को पता ना हो।
लेकिन महामहिम 8वें राजकुमार के ऊपर महामहिम राजा को अत्यधिक भरोसा है। वो लालगढ़ की सेना के उप प्रभारी हैं और उनके पास महान पद और शक्ति है। वो भविष्य में राजा बनने के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। मांत्रिक हसवा की बाकी बातों को सुनने में अधीश की कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो केवल लालगढ़ साम्राज्य के शाही परिवार के मंत्र संग्रह के बारे में सोच रहा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के मंत्र ग्रंथ थे, जो कि मंदार के ग्रंथों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। लालगढ़ का शाही परिवार अन्य राज परिवारों से बहुत अलग था। ये शाही परिवार स्वयं एक बड़े मांत्रिक संगठन के बराबर था और यहां तक कि बड़े मांत्रिकों के संगठनों के बीच सबसे शक्तिशाली बल भी हो सकता था। इसलिए इसके साथ इसके वफादार गुटों को भी जोड़ दिया जाए तो यह संगठन दुनिया में सबसे शक्तिशाली साबित होगा। यद्यपि यह साम्राज्य बहुत से छोटे राज्य, नगरों आदि में विभाजित था, फिर भी किसी भी शहर राज्य ने कभी भी शाही परिवार के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की थी। इसके अलावा शाही परिवार भी कुछ बड़े मांत्रिक संगठनों के साथ जुड़ा हुआ था। कुल मिलाकर यह साम्राज्य बहुत अधिक शक्तिशाली, बल्कि एक तरह से दुर्जेय ही था। अधीश ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ राजनगर जाने के लिए सहमत हूं। अधीश ने इसे सीधे तौर पर स्वीकार कर लिया। कारण वही था, शाही परिवार का मंत्र पुस्तकालय। अधीश की बात सुनकर तीनों प्रसन्न हो गए। मांत्रिक सैकरा ने पूछा, मांत्रिक अधीश, हमें कब यहां से निकलना होगा? अधीश ने कहा, इसमें और देरी नहीं की जाएगी। मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। अपने परिवार को सूचित करने के बाद मैं तुरंत यहां से निकल जाऊंगा। सर्पदेव और अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया। अधीश ने जल्द ही राजनगर जाने की तैयारी शुरू कर दी। सर्पदेव और उसके साथी तो कब से इसके लिए तैयार बैठे थे। आज कई महीनों के बाद अधीश अपने परिवार से मिलने जा रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था कि प्रकाश नगर में होते हुए भी वो उन सब से नहीं मिला था। जब वो महल के भीतर पहुंचा तो वहां का माहौल कुछ बदला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा त्योहार आने वाला हो। सभी अत्यधिक प्रसन्न और उत्साहित दिखाई दे रहे थे। वकील ने बलदेव से पूछा, काका, पिताजी दिखाई नहीं दे रहे? बलदेव ने जवाब दिया, वे तो कल सुबह ही लेखनगर चले गए हैं। कोई संदेश भेजना है तो बता दीजिए। अधीश ने पिता के नाम एक पत्र लिखा और बलदेव को दे दिया। इसके बाद वो अपने कमरे में पहुंचा। वहां अमृत और माधवी दोनों बैठी हुई आपस में बातचीत कर रही थीं। उनके चेहरे भी प्रसन्नता से चमक रहे थे, हालांकि वे कुछ बीमार सी दिखाई दे रही थीं। अधीश एकदम घबरा उठा। क्या हुआ, तुम दोनों ठीक तो हो? अमृत ने कहा, पहले आप बताइए, आप ठीक हैं? अधीश ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं बस तुम दोनों को सूचित करने आया था कि मैं जल्दी ही राजनगर के लिए निकलूंगा। इतना सुनते ही माधवी क्रोध से पैर पटकते हुए बाहर चली गई। अधीश बिल्कुल समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ है। बेबसी से उसने अमृत की ओर देखा। अमृत हमेशा की तरह मुस्कुरा दी और बोली, अब तो शायद माधवी आपको कहीं ना जाने दे। अधीश ने पूछा, लेकिन क्यों? अमृत कुछ शर्मा गई और सर झुकाकर बोली, क्योंकि आप फिर से पिता बनने वाले हैं। अधीश को उस समय समझ में ही नहीं आया कि क्या करे। वो बहुत प्रसन्न था, लेकिन ये खुशी बहुत ही अजीब समय में आई थी। वो एक लंबे समय के लिए बाहर जाने की योजना बना चुका था। क्या अब भी अधीश राजनगर जाकर अपना उद्देश्य पूरा करेगा या अपने परिवार से किया वादा निभाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।